नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CVD मैथ्स एकेडमी राजू सर पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे एवरेज और एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है आज हम पूरा बताएंगे आपको। और ये क्लास देखने के बाद में आपको औसत के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आशा करता हूँ कि इस क्लास के बाद में आपको एवरेज के लिए दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लॉजिकली आपको जो है औसत के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उसका आंसर किस तरीके से निकालना पड़ेगा ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत एक्चुअल में होता क्या है और इसके पीछे का गणित क्या बोलता है। कि जैसे औसत मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटना। जिस तरह अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक को 10 रुपये, एक को 20 रुपये, एक को 30 रुपये और एक को 40 रुपये हमने बांटे। और इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई कर ली कि हमको पैसे किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। तो हम फिर क्या डिसाइड करेंगे कि हम इनको बराबर बराबर पैसे देंगे। उसी को हम एवरेज कहते हैं कि भी एक आदमी को 10 रुपये, एक को 20, एक को 30, एक को 40 रुपये दिया गया, ठीक है। और अगर हम इनको बराबर बराबर अगर पैसे बांटते तो कितना रुपया बांटते हैं। तो इसका जो औसत का जो फार्मूला होता है, वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कि दिए गए जो परिणाम हैं उनका योग बटे में कुल संख्या, परिणामों की संख्या। ये क्या होता है, हमारा औसत होता है। तो औसत हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 + 20 + 30 + 40 बटे में कितने लोग हैं, 4। तो ये हो जाएगा 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100 बटे में 4। तो ये जाएगा 25। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 25-25 रुपये चारों लोगों में बांटेंगे तो बराबर बराबर बटेगा। इसका मतलब यही होता है एवरेज का, कि बराबर बराबर भागों में बांटना। और बराबर बराबर किसके लिए बांटना है, सभी के लिए, तभी औसत कहलाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि चार व्यक्ति थे, एक के जाने पर औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो वो 5 जो वृद्धि हुई है औसत में वृद्धि हुई है। मतलब औसत मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों में बराबर बराबर वृद्धि होती है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब भी कभी हमें अगर क्रमवार संख्या दी गई हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे लगातार बोलेगा या एक साथ या क्रमागत बोलेगा, तो इस तरीके से जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर हो, मतलब अंतर बराबर हो, तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है, एवरेज होती है। आपको ज़्यादा कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ज़्यादातर आते हैं कि जैसे दे दिया 2, 4, 8 और 10। ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएँ हैं, ठीक है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 आता है, उसके बाद 10, इसमें 6 और जोड़ लीजिए अब, और इधर 12 जोड़ लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब ये होगी क्या, क्रमागत सम संख्याएँ। हम वैसे भी हल कर सकते थे, पर क्रमागत ये सम संख्याएँ हैं। तो इनको हल करने का 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या होता है
कि जब अगर क्रमागत मतलब इनके जो भी संख्याओं के बीच का अंतर अगर बराबर हो तो एक इसका फार्मूला लगता है क्या कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो ये हमारा आंसर निकल जाता है। अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 1 से लेकर 100 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों में ये हल होता है, मतलब इससे हमको आसानी होती है निकालने के लिए आंसर। जैसे ये दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो हमको क्या करना है कि अगर क्रमागत है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 कर लूँ, या मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याओं में अंतर बराबर का है तो क्या होगा, बीच वाली संख्या ही हमारा औसत कहलाएगी। जैसे कि 3 अपने ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है, इसमें बीच की संख्या आप बोलोगे कि है नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब 3 संख्या इधर है 3 संख्या इधर, तो बीच की तो है नहीं। पर याद रखना कि 6 और 8 के बीच में क्या होता है, 7, तो हमारा आंसर 7 ही होगा। कैसे होगा, आप या तो ये वाला जो है जो दिया है क्या कि दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ये सूत्र लगा के हम हल कर सकते हैं, या आप इसको बीच वाली संख्या मानकर निकाल के औसत निकाल सकते हैं, या क्योंकि इसमें अंतर बराबर का है तो पहली संख्या क्या, ये वाली सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं कि पहली संख्या क्या होगी 2, अंतिम संख्या हो गई 12 बटे में 2, तो ये क्या जाएगा 14 बटे 2, तो हमारा आंसर जाएगा कितना 7। और इस तरीके से अगर निकालें, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि क्रमागत संख्या, क्रमागत बोले तो 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या है क्रमागत संख्या, ठीक है। अब क्रमागत मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4 के समथिंग होती है, और इनमें क्या है कि बीच की वाली संख्या जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, ये क्या है क्रमागत संख्या है, आप भी जानते होंगे। तो हम 3 तरीके से आंसर निकालेंगे। किस तरीके से कि पहले आप ये सूत्र लगा लो, या ये सूत्र लगा लो, या ये सूत्र लगा लो, पर आपको अगर बहुत कम समय में निकालना है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर संख्याओं में अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या क्या होती है, एवरेज होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई 2 संख्या इधर हो गई 2 संख्या इधर हो गई, तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 2 और 3 के बीच में क्या होता है 2.5, 2.5 आंसर आ जाएगा। अगर हमको इस तरीके से निकालना है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये वाले सूत्र से, तो 5 बटे 2 तो 2.5 आएगा। या फिर ये इस तरीके से निकालना है तो 3, 4, 7, 2, 9 और 1, 10 बटे 4, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 2.5। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको इनको कैसे हल करना है। कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1 से लेके 50 तक की संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि या तो आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। या हम बीच वाली संख्या को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि 50 है तो 25 इधर होगी 25 इधर होगी, तो याद रखना 25 के बाद की संख्या
क्या होगी 26। ठीक है, तो 25 इधर है, 25 इधर, मतलब बीच में संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या ही हमारा क्या होगा, औसत होगा। तो 25.5 हम आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं बिना कॉपी पेन के चलाए। हम इमेजिन करके कि 25 इधर संख्या होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 25 होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 25.5। या पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या है 50/2, तो ये हो जाएगा 51/2 आ जाएगा कितना 25.5। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिया है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कितनी 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं। अब इसमें दिया 60 तक की विषम संख्या क्या होती हैं, जिसमें जो 1, 3, 5, 7, 9 ये होती है विषम। ठीक है, इनमें अंतर कितने का होता है 2 का। सम संख्या होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये भी इनमें भी अंतर 2 का होता है। तो 60 तक की सभी प्राकृत संख्याएं विषम हो। ठीक है, तो विषम संख्या जो होंगी तो सबसे पहली क्या होगी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 60 संख्या हमको अगर निकालना है तो क्या होगा कि 30 इधर होगी, 30 इधर होगी। ठीक है, तो हमारे बीच की संख्या जो है 30 हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्या बोला है तो बीच में हमारा संख्या जो है यहाँ पे 29 आएगी और अगली होगी 31। विषम संख्या बोल रहा है क्योंकि देखो पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या 59 आएगी दोस्तों, क्योंकि विषम संख्या बोल रहा तो पहली 1 होगी और अंतिम कितनी होगी 59, तो ये 60/2 = 30। अब हमको अगर इस तरीके से निकालना है कि बीच वाली संख्या, तो याद रखना है कि बीच वाली संख्या क्या होगी कि भाई 60 है तो 30 संख्या इधर होंगी, 30 संख्याएं इधर होगी। ठीक है, पर विषम संख्या बोल रहा है तो बीच वाली संख्या विषम जो होगी वो 29 होगी और इसके बाद होगी अगली 31। तो इन दोनों के बीच में बीच वाली संख्या कौन सी होगी 30। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको वैसे निकालने नहीं आता है तो इस तरीके से, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं पहली संख्या अंतिम संख्या, क्योंकि अंतर बराबर है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या, अगर ये दिया हो तो क्या करना है कि पहली संख्या क्या होगी 2, अंतिम संख्या होगी 50/2, ये हो जाएगा 52/2, तो 26 आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हमको ये ध्यान रखना है कि बीच वाली संख्या ही क्या होगी आंसर होती है, तो याद रखना 50 संख्या तो बीच वाली क्या होगी 25, पर ये 25 क्या होगी विषम है, तो हमको सम संख्या ज्ञात करना है। तो इसके अगली जो संख्या होगी 26 वो होगी बीच की संख्या, तो ये संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी बीच की, मतलब औसत हो जाएगा 26। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से जो आते हैं ये बहुत कम समय में आप इनको हल कर सकते हो इमेजिन करके, क्योंकि जब अंतर बराबर हो तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी और सी, इनका आयु क्रमशः कितनी है 32 वर्ष है, 36 वर्ष है और 46 वर्ष है। तो इनका औसत क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनको जोड़कर 3 का भाग करना पड़ेगा, जो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही हमारा जो सूत्र होता है
यहाँ पे वही लागू होगा, इसमें और कोई लॉजिक नहीं होगा। क्यों 3 4 7 3 10, 10 हो गया, 6 6 12, 12 और 2 14, तो 114/3 बराबर में क्या हो जाएगा 38। तो इनका औसत क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से ही आएगा। अब हम देखते हैं, अब इस तरीके तो क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो ज़्यादातर औसत में एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत कितना है 30 किलोग्राम है। ठीक, 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें औसत भार बोल रहा है, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल करने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है, परंतु मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। या तो आप इस तरीके से कर लें कि भाई इनका टोटल योग कितना है, ठीक है, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। यहाँ क्या दिया है 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है, ठीक है, औसत दिया है हमको 30 है ना, योग पता नहीं, कुल संख्या है 31, तो हम इनका इधर से गुणा करके निकाल सकते हैं कि कितना आंसर आ गया हमारा 30 से कम 30, ये शून्य आ जाएगा 3 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा लगभग 930, ठीक है, तो 930 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे कि ये संख्या 31 थी अब 32 हो जाएगी, ठीक है, और 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी, तो 30 था अब 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी तो 30.5 ये हो जाएगा। अब इनको गुणा करके इसमें हम अगर क्या करेंगे गुणा करके भाग निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 976। अब इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 46, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है कि हम पहले इनका योग निकालेंगे कि कितना आएगा, फिर इसमें औसत में वृद्धि हो गई क्योंकि 31 लोग थे, अध्यापक और जुड़ गए तो टोटल लोग 32 हो गए। अब इसमें ये हो जाएगा। अब क्या होगा कि अध्यापक के आने से क्या होगा 500 ग्राम की वृद्धि होगी। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा औसत कितना किलोग्राम था 30 किलोग्राम था, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 30 को इधर रख लेंगे। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे 31 लोग हैं, अध्यापक के आने से कितने लोग हो गए 32 लोग हो गए। अब 32 लोगों में 500 ग्राम की वृद्धि हुई। मैंने बताया था कि वृद्धि कितने लोगों में होगी, वृद्धि सभी लोगों में होती है, औसत वृद्धि मतलब सब में जो वृद्धि होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 32 लोग हैं तो 32 लोगों में अगर 500 ग्राम की वृद्धि हुई है तो ये समझ लो कि हमारे पास में टोटल कितना किलोग्राम होगा 16 किलोग्राम, क्योंकि 500 ग्राम अगर जोड़ेंगे तो हमारा 16 किलोग्राम आएगा। ये तो आप निकाल सकते हो ना क्यों होता है, ठीक है। 500 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम में क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम, तो 2 लोगों से मिला के 1 किलोग्राम हो जाएगा, तो हमारा 16 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये 16 किलोग्राम की क्या हो गई वृद्धि हो गई।
औसत पहले 30 था, अब 16 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 46 आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि पहले औसत 30 था, अब टोटल लोग कितने थे 31। एक व्यक्ति के आ जाने से भार में वृद्धि हो गई, औसत वृद्धि हुई है 500 ग्राम की, तो 32 लोग हो गए। 32 लोगों में 500 ग्राम की वृद्धि हुई, मतलब 16 किलोग्राम की वृद्धि हो गई औसत में। तो पहले हमारा 30 था, 16 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा 46 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि 21 परिणामों का औसत 50 है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत परिणाम जो 52 हो, औसत परिणाम बोल रहा है, तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि संख्या हमारी दी जाती है, उसमें से एक ज़्यादा को हम दोनों तरफ से काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो कुल परिणाम कितने दिए हैं 11, और इसमें 6 परिणाम को प्रारंभिक रूप से औसत निकाला है और 6 को अंतिम रूप से। तो इसमें क्या हो रहा है कि 6 और 6 12 हो रहे हैं, तो जो छठवें नंबर का जो परिणाम है वो 2 बार क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है, तो इनका टोटल हम आंसर निकाल लेते हैं, कितना है 11 × 5 = 55, तो ये हो गया 550। अब क्या हुआ है कि 6 परिणाम, प्रथम 6 परिणाम मतलब 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है, तो ये हो जाएगा कितना 55 30 और 6 माइनस करें मतलब ये हो जाएगा 294। प्रथम 6 परिणामों का औसत हो जाएगा। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52, तो 55 30 और 6 दूनी 12 मतलब 312। ये क्या हो जाएगा कि हमारे जो है प्रथम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत, इन टोटल में जोड़ने के बाद में क्या होगा कि जो छठवें नंबर का है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 11 तक हम जाएंगे, तो प्रथम 6 बोला तो ये छठवां नंबर का तो जुड़ेगा ही, अंतिम 6 बोला तो 6 से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो छठवें नंबर का जो परिणाम है वो क्या होगा कि 2 बार काउंट होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और इसका जो है परिणाम हमको ज्ञात करना है, तो क्या होगा कि हम इनका औसत निकाल के दोनों को जोड़ लेते हैं 12 का, तो कितना हो जाएगा ये 4 और 2 6 9 10 का 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा कितना अपना 606 रुपये। ठीक है, अब ये 606 में क्या करेंगे हम कि ये 12 लोगों का परिणाम है और हमारा 11 लोगों का परिणाम कितना है 550 है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 56। आपको समझ में आया दोस्तों? क्या है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हम देख लेंगे कि इनमें योग कितना है, तो हमारा योग आ जाएगा 550। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो क्या होगा कि हम इसमें 6 का गुणा करेंगे 49 में, तो हम टोटल योग ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही अंतिम 6 का बोला है तो इसका योग ज्ञात कर लेंगे। और ये 6 नंबर, क्योंकि टोटल 11 लोग हैं और हमको परिणाम ज्ञात करना है छठवा का, और हमको ये क्या कर रहा है कि प्रथम 6 और अंतिम 6 का गुणा कर रहा है, तो जो छठवें नंबर का जो व्यक्ति है या जो भी संख्या है वो क्या हो रही है 2 बार काउंट हो रही है। इसलिए क्या करेंगे कि ये टोटल 6 और 6 12 हो जाएंगे, इनका परिणाम ज्ञात करके हम टोटल 11 संख्याओं में हम घटा देंगे, तो हमारा छठवें नंबर का जो परिणाम है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आपको एक क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाते हुए पूछे जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। औसत मतलब एवरेज मतलब क्या होता है बीच की संख्या या बराबर भागों में बांटना। मैंने आपको ये पहले बताया हूँ। अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इतना कॉन्सेप्ट छुपा है दोस्तों कि इससे आप जो है आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति आप बढ़ा सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आप जो है
बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है और थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें दिया है कि किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है कितना है, 40 सेंटीग्रेड है। तो हमको क्या करना है कि टोटल योग याद कर लेना है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार मतलब कितने हैं, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, ये कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इनका औसत तापमान कितना है, 3 का क्या है, 40 सेंटीग्रेड है। तो इनका टोटल कितना जाएगा, 120 जाएगा। ठीक है, 4 दिया 12। अब क्या है, इसमें क्या दिया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एवं थर्सडे। ठीक है, मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 41 सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इनका जो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब 3 × 3 3 × 12 मतलब 123 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है हमको कि क्या क्या बोल रहा है, क्या करना है, बस अपने को। उसके बाद में जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बहुत आसान तरीके से निकलेगा। अब इसमें क्या दिया है कि थर्सडे का दिया है हमको 38 सेंटीग्रेड। ठीक है, हमको क्या दिया है कि गुरुवार का जो तापमान है वो 38 सेंटीग्रेड है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 है। औसत है तो हम इसकी एक्चुअल योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे अगला जो है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना, 41 सेंटीग्रेड है, मतलब ये है, तो इसका टोटल योग 123 हो गया। और थर्सडे का ये है। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमको, सोमवार का। अब सोमवार का हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, कि अगर हम इसको यहाँ से घटा दें तो क्या होगा हमको कि सोमवार का नहीं निकलेगा। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे तो इक्वल है, तो ये क्या करेगा, हमको जो है सोमवार का जो है नहीं निकाल पाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखना है कि देखो यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे कॉमन है दोनों में, और इसमें थर्सडे एक्स्ट्रा है और थर्सडे का ऑलरेडी दिया गया है। तो हम क्या ये ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का अगर हम थर्सडे से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या होगा कि हमको ट्यूसडे और वेडनेसडे का मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में से हम थर्सडे का जो है टेम्परेचर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे। फिर ये ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो भी आएगा वो टेम्परेचर को हम ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे घटने के बाद में क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ मंडे का बचेगा। समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये जो दिया है वो किसका है टेम्परेचर, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 123 है। अगर 123 में हम 38 सेंटीग्रेड घटा देते हैं, ठीक है, किसका, थर्सडे का, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये थर्सडे का हम घटा देंगे तो हमारे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर बचेगा। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 85। 13 में से 8 गया 5, बचे 11, 11 में से 3 गया 8, तो ये हो गया 85 सेंटीग्रेड। ये किसका है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का। हमको निकालने का है सोमवार, मतलब मंडे का निकालना है। मंडे का निकालना है तो हमारे पास में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, 120, और ट्यूसडे वेडनेसडे का है 85। अगर इसको हम इससे घटा देंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे को, ये घट जाएगा तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा, मंडे का। तो हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3, मतलब 35 सेंटीग्रेड। समझ में आया दोस्तों। ये अगर थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगा पा रहे हो तो बहुत आसान है। आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। जिस तरीके से अगर जल्दी करने की कोशिश करूं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत कितना है,
3 गुणे 40, एक जो 120 हो जाएगा। अगला 3 गुणे ये हो जाएगा कितना 41, तो 123 हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे गुरुवार का दिया गया है 38 सेंटीग्रेड, तो इससे क्या करेंगे हम घटा देंगे तो हमारा 85 आ जाएगा मंगलवार और बुधवार का, क्योंकि गुरुवार का घटा दिए। और यहाँ पे सोमवार मंगलवार बुधवार का जो टेम्परेचर है उससे हम मंगलवार और बुधवार का घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार का। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है औसत के। और आज की क्लास में इतना ही, और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे लॉजिक लेकर आऊँगा और बहुत आसान तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा, ताकि आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी इस चैप्टर से नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसको देखते ही आप जो है आंसर लगा सकते हो। और इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने बहुत आसान तरीके से बताया हूँ, और इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं जिनको बहुत ही लॉजिकली तरीके से हम आपको हल करवाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और मैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर को 2 क्लास में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूरी तरीके से हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आरआरबी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, उसमें ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग पूछे जा रहे हैं, जिससे अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप जो है एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए राम राम।